अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं कि कार्डिनल अप्रोच में इससे जो प्रीवियस हमने लेक्चर डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, वो था हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो हमने डिस्कस की थी उसके अंदर हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी की 2 अप्रोचेस थी। जो फर्स्ट थी हमारे पास वो थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम फर्दर अब डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो आज हम देख रहे हैं कार्डिनल अप्रोच की वन कमोडिटी मॉडल। देन नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसे हम उर्दू में कहते हैं कानून तकलील अफाद मुख्ततम। तो बेसिक हम इस लॉ को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते हैं। दिस लॉ इज डील विद द बेसिक रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। द डिज़ायर टू ऑब्टेन अ कमोडिटी इज फेल्ट किनली इन द बिगनिंग, but the desire to have more of the commodity come down gradually with the continuous use of commodity। तो बेसिक जो ये ला है हमें, ये इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी हकीकत को बयान करता है कि आप जो भी कमोडिटी या कोई भी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फर्स्टली जो आपकी दिलचस्पी होती है या सेटिस्फेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को कॉन्टीन्यूस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी आप उसका फर्दर मोर यूनिट यूज़ करते हैं, तो आपकी जो दिलचस्पी है उस चीज़ में या सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो आपका डिक्रीज़ होता जाता है। तो यही बात लिखी हुई है, डिज़ायर टू हैव मोर ऑफ द कमोडिटी कम्स डाउन ग्रेजुअली विद अ कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ कमोडिटी। कि जैसे जैसे आप उस चीज़ का कॉन्टीन्यूस यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसमें आपकी जो कुछ दिलचस्पी है वो कम होती जाती है। देन हम स्टेटमेंट देखते हैं इस लॉ की। अदर थिंग रिमेन सेम, ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव लेस यूटिलिटी टू द कंज्यूमर देन द प्रीवियस यूनिट इफ़ द कमोडिटी इज़ यूज कॉन्टीन्यूसली। तो यहाँ पे ये बात की है कि अगर तो आप जो चीज़ है उसे कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हैं, यानी एक टाइम में आप वो चीज़ मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। अदर थिंग रिमेन सेम, यहाँ पे ये बात लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदर थिंग रिमेन सेम, कि अदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो यूटिलिटी है अगले यूनिट की वो क्या होती जाएगी, आपके पास डिक्रीज़ होती जाएगी। यही बात यहाँ हमारे स्टेटमेंट में लिखी हुई है, अदर थिंग रिमेन सेम, ईच एडिशन यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव लेस यूटिलिटी। कि वो जो आपको अगला जो यूनिट होगा वो आपको जो सेटिस्फेक्शन देगा कंज्यूमर को, वो पिछले यूनिट की निस्बत क्या करेगा, डिक्रीज़ देगा, अगर आप किसी भी चीज़ को कॉन्टीन्यूस यूज़ करें। देन हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। देन हम इससे फर्दर डिटेल में भी इसके शेड्यूल और डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल। सपोज द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर, अ मैन इज़ वेरी थर्स्टी। कि हम एक झुलसा देने वाली गर्मी का मौसम है और उसमें जो एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है। इफ़ द वाटर इज़ नॉट अवेलेबल ही माइट लॉस हिज लाइफ। कि अगर उसको पानी ना मिला तो वो अपनी ज़िंदगी को गवा बैठेगा। एट सच मूवमेंट अ गिलास ऑफ वाटर विल प्रोवाइड हिम विद इमेंस सेटिस्फेक्शन। कि उसको एक पानी का गिलास प्रोवाइड किया जाता है जो उसको बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। बट वन गिलास ऑफ वाटर विल नॉट सेटिस्फाई हिम फुली। कि उसको जो वन गिलास ऑफ वाटर है, क्योंकि उसको शिद्दत की प्यास लगी हुई है और गर्मियों का मौसम है, तो उसको जो वन गिलास ऑफ वाटर है वो उसको फुल सेटिस्फाई नहीं करता। ही विल आस्क फॉर अदर गिलास ऑफ वाटर एंड दिस सेकेंड गिलास विल प्रोवाइड हिम लेस सेटिस्फेक्शन एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। कि जो जब उसे सेकंड गिलास प्रोवाइड किया जाता है, वो सेकंड गिलास का कहता है, तो उसे जब सेकंड गिलास प्रोवाइड किया जाता है वाटर का, तो वो उसको इतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करता जितना कि उसे फर्स्ट गिलास प्रोवाइड करता है। सिमिलरली द सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ गिलास ऑफ वाटर विल गो ऑन डिक्रीज ग्रेजुअली टिल ही अराइव एट द स्टेज वेयर हिज थर्स्ट इज़ फुली क्वेंच्ड। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उसके थर्ड और फोर्थ गिलास प्रोवाइड किया जाता है कि उसकी जो थर्स्ट की यानी जो उसकी प्यास है वो फुली क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इफ़ डज़ नॉट स्टॉप, अगर उस लेवल के पॉइंट के बाद भी, यानी जहाँ पे उसकी प्यास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अगर हम उस पॉइंट के बाद भी स्टॉप नहीं करते और मोर गिलास उसे वाटर प्रोवाइड करते हैं, देन ही विल रिसीव नेगेटिव एडिशनल यूटिलिटी। तो वो उसे क्या मिलती है, नेगेटिव यूटिलिटी मिलना शुरू होती है, यानी नेगेटिव लेवल में उसकी सेटिस्फेक्शन पॉइंट चला जाता है और टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिमिनिशिंग होना शुरू कर जाती है। लाइक आप अपने शेड्यूल की जो है आपको प्रोवाइड किया गया, अगर आप उधर भी देखें कि अगर जो फर्स्ट यूनिट है
अगर हम देखें तो एक 0 यूनिट प्रोवाइड करें तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 है और टोटल यूटिलिटी जो है वो भी 0 है। देन अगर हम फर्स्ट यूनिट प्रोवाइड करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी उसे कितनी मिल रही है, 10 यूटिल्स मिल रही है। और जैसे टोटल यूटिलिटी देखें तो वो भी हमारे पास 10 यूनिट्स है। देन जैसे ही उसे सेकेंड गिलास प्रोवाइड किया जाता है जो आपके शेड्यूल में शो हो रहा है, तो उसको उससे कितने यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है, 8 यूटिल्स मिल रही है। जैसे उसे थर्ड गिलास, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो फर्दर डिक्रीज़ होती जा रही है। सेम यही बात हमारे पैराग्राफ में भी लिखी हुई है, जैसे कि उसे थर्ड और फोर्थ गिलास मिलता है पानी का, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या है, कम होती जाती है। फर्दर उसे जब और गिलास प्रोवाइड किया जाएगा, जब उसकी प्यास बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो उससे उसको 0 यूटिलिटी मिल रही होगी। और अगर तो उसकी प्यास ख़त्म हो गई है, उसके अलावा भी ज़बरदस्ती किसी बंदे को पानी पिलाया जाए या जो चीज़ भी कमोडिटी उसे कंज्यूम करवाई जाए, तो उसकी यूटिलिटी का जो लेवल है, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, वो नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है। इसी तरह अगर आप टोटल यूटिलिटी को देखें तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम अप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो फर्स्ट में आपको 10 यूटिल्स दिख रही है, सेकंड में आपको 18 यूटिल्स, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन पिछले यूनिट्स की निस्बत डिक्रीजिंग में हो रही है। आप 10 में 8 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। देन 18 में आप 6 को ऐड करेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी का आपको 6 यूनिट दिख रहे हैं, तो वो आपको 24 हो जाएगा। 24 में आप 4 ऐड करेंगे तो वो आपके पास 28 हो जाएगा। तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। देन 30 हो जाएगा। फिर आपके जब 6 यूनिट, जब आपको 0 यूटिल्स मिल रही है, तो आपकी 30 यूटिल्स हो जाएगी। और 7 यूनिट पे आपकी यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो फर्दर क्या है, उसमें से 30 में से -2 क्या डिक्रीज़ होगा, तो 28 हो जाएगा। 28 में से जब -4 होगा तो वो 24 होगा। तो ये शेड्यूल हमें यही बता रहा है कि एक ऐसा लेवल भी आता है कि फर्स्ट आपकी यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज़ हो रही होती है, और उसके बाद एक ऐसा लेवल आता है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो एक कांस्टेंट रेट पे पहुंच जाती है, यानी कि 0 के लेवल पे, और उसके बाद क्या है, वो आपकी यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है। तो फर्स्ट आपको ये चीज़ जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में बताई गई थी। देन मैं अगर आपको ये थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास 0 यूनिट प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आपकी जो यूटिलिटी का लेवल है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी आपको 0 रिसीव हो रही है और टोटल यूटिलिटी जो है वो भी आपकी 0 है। देन अगर जब आपको फर्स्ट यूनिट प्रोवाइड किया जाता है गिलास का, तो आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिलती है, 10 यूटिल्स मिल रही होती है, और टोटल यूटिलिटी कितनी होती है, वो भी आपकी 10 यूटिल्स ही होती है। देन आपको सेकेंड गिलास जब पानी का प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपको प्यास लगी हुई थी, अब उसकी 10 फर्स्ट गिलास है तो आपको 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल गई थी, लेकिन जैसे ही फर्दर गिलास आपने पानी का पिया तो उससे आपको कितनी मिली, 8 यूटिल्स मिली। देन थर्ड गिलास से आपको 6 यूटिल्स, 4 जो आपको गिलास दिया जाएगा उससे आपको कितनी मिलेगी, 4 यूटिल्स। फिफ्थ गिलास जब दिया जाएगा तो उससे आपको 2 यूटिल्स। सिक्स गिलास से आपको कितनी मिलेगी, 0 यूटिल्स। कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। यही बेसिक हमें जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो यही बताता है कि आपकी जो यूटिलिटी का लेवल है वो हर अगले यूनिट पे डिक्रीज़ होता जाता है। 7 यूनिट पे जब आपको, यानी आपका सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है जब वो फुल हो गया है, तो उसके बाद आपकी जो यूटिलिटी का लेवल है, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, वो नेगेटिव में होना शुरू हो जाता है। देन आपको अगर फिर भी अगर फर्दर कोई चीज़ ज़बरदस्ती दी जाए तो उसके बाद क्या है, 4 यूटिल्स। इसी तरह टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम अप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। लाइक देखो फर्स्ट यूनिट से आपको कितनी हो रही है, 10, अगर नेक्स्ट से देखें तो 18 हो रही है, यानी 8 यूनिट का एडिशन हुआ है इसमें फर्दर देखें तो अगर आपकी हो टोटल तो 24 हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, 6 यूनिट का ओनली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ऐड करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी को। यानी 10 में 8 ऐड करें तो 18, 18 में अगर आप फर्दर 6 ऐड करें तो 24, 24 में अगर आप फर्दर 4 यूनिट ऐड करें तो वो आपके पास हो जाएगी 28 यूटिल्स। यानी आपके पास इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किससे, डिक्रीजिंग रेट से। तो 28 में आपने 2 ऐड किया तो 30 के बाद अगर आप 30 में 0 ऐड करते हैं तो वो आपके पास 30 ही यूटिल्स रहती है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके क्या है, डिक्रीजिंग रेट से। देन 30 के बाद क्या है आपके पास, आपकी फर्दर क्या, टोटल यूटिलिटी भी क्या है, डिक्रीज होना शुरू कर देगी। तो सेम यही चीज़ हमारे ग्राफ में भी हमें एक्सप्लेन की गई है। हम ग्राफ को देखते हैं कि ये जो कर्व आपको शो की गई है ये आपके पास टोटल यूटिलिटी की कर्व है, और ये जो आपको शो हो रही है ये आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट दिए गए हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी शो हो रही है। तो फर्स्ट हमारी जो कर्व है टोटल यूटिलिटी की वो 0 से शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमने पॉइंट लिखा है वो नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास 0 है।
फर्स्ट देन हमने ये देखा कि हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो हुई है हमारे पास फर्स्ट यूनिट पे 10, यानी आपके पास ये फर्स्ट यूनिट है, इस पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो आपके पास हो रही है 10। देन जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उस पर आपको जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है 18। तो आपकी सेकेंड यूनिट पे आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है 18 यूनिट्स। देन आपने थर्ड यूनिट पे देखा तो आपको कितनी मिल रही है 24। तो थर्ड पे आपकी कितनी है 24, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता क्या है इंक्रीज हो रही है। देन आपने 4 यूनिट कंज्यूम किया, ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट पे कितनी है आपकी 28 यूटिल्स। तो 4 यूनिट पे आपकी कितनी है 28 यूनिट। देन हमने 5 यूनिट कंज्यूम किया कि जो कि आपके शेड्यूल में दिख रहा है। तो 5 यूनिट में आपको कितनी यूटिल्स मिल रही है टोटल यूटिलिटी 30। तो 5 पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है 30 है ये। देन 6 यूनिट कंज्यूम किया तो उसमें आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है वो है 30 यूटिल्स। तो वो भी अगेन 6 यूनिट पे आपकी कितनी शो हो रही है यूटिलिटी। यहाँ पे क्या है ये कांस्टेंट पॉइंट पे अपने पहुँच चुकी है, यानी एक फिक्स पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास 30 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 30 है। देन 7 यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये अगेन 28 पे पहुँच गई है। देन अगर हम फर्दर 8 यूनिट और कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी कितनी है 24 पे पहुंच गई है। तो ये देखें ये 24 पे 8 यूनिट के ऊपर। सेम इसी तरह ये हमारे पास हो गया टोटल यूटिलिटी का ग्राफ के फर्स्ट ये इंक्रीज कर रहा है, देन ये अपने कांस्टेंट पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद क्या है ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। सेम ये हमारे पास यहाँ पे देखें ये हमारे पास 10 से लेकर 30 तक इंक्रीज हो रहा है और इसके बाद ये 30 और 30 में यहाँ पे हमारे कांस्टेंट है और इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। यही चीज़ हमारी कर्व में भी शो की गई है कि टोटल यूटिलिटी। और देन हम इसके मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व देखते हैं कि जो आपके पास लेफ्ट टू राइट वर्ड मूव हो रही है। तो इसमें क्या है फर्स्ट यूनिट पे आपको कितनी यू रिसीव हो रही है, पहले तो हम ये देखेंगे 0 पे हमारे पास 0 ही टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है। देन हमें फर्स्ट यूनिट पे कितनी कंज्यूम हम कर रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही थी, तो वो हमें हो रही थी 10 यूटिल्स। तो ये हमारे पास 10 यूटिल्स। देन सेकंड यूनिट पे हमें कितनी शो हो रही है वो हमें 8 यूटिल्स, ये हमारे पास। देन थर्ड पे हमें कितनी है 6 यूटिल्स, तो वो हमारे पास 6 यूटिल्स पे ये। देन 4 यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें कितने यूटिल्स मिल रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिक्रीज हो रही है। तो 4 पे आ गई है हमारी, 4 पे हमें कितनी मिल रही है 4 यूटिल्स। देन फिफ्थ पॉइंट पे हमें कितनी यूटिल्स मिल रही है 2 यूटिल्स। तो ये हमारे पास फिफ्थ पे हमारे पास 2 यूटिल्स आ गई है। देन हम जब 6 की लास्ट वाटर लेते हैं तो उस पर हमें कितने यूटिल्स मिल रही है 0 यूटिल्स। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ये हमारा पॉइंट आएगा, यानी एक्स एक्सिस को हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो कट आउट कर रही है। देन अगर हम फर्दर 7 की लास्ट वाटर का लेते हैं तो उस पर हमारी यूटिलिटी क्या है नेगेटिव यूटिल्स हो रही है। तो वो हम ये देखेंगे कि ये नेगेटिव में आ गई है हमारी कर्व मार्जिनल यूटिलिटी की। और अगर हम फर्दर इसके बाद अपने सैचुरेशन के पॉइंट, जो हमारा सैचुरेशन का पॉइंट था ये था, उसके बाद हमने लिया तो हमारी नेगेटिव में चली गई। अगर हम फिर भी कंज्यूम करें तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी क्या है वो नेगेटिव में मूव करना शुरू कर देती है। अगर हमने 8 गिलास लिया तो उसके बाद हमारी जो यूटिलिटी का लेवल है वो नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारे पास -4 हो गई है। तो ये हमारे पास हमारे ग्राफ में बताया गया कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व, कि टोटल यूटिलिटी की कर्व जो है फर्स्ट हमारे पास इंक्रीज होती है, देन कांस्टेंट रेट पे पहुंच जाती है और देन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व क्या है वो लेफ्ट टू राइट वर्ड मूव होती है और इंक्रीज होती जाती है। देन हमारे पास 0 के पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट है और देन इसके बाद क्या है ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट में चली जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको फिर भी क्लियर नहीं हुई तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या है आपकी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव कहाँ है आपके पास 10 से अगर आप 2 तक देखें तो आपके पास क्या है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और इस पॉइंट से आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0 टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, कि जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या है अपने मैक्सिमम लेवल पे है। तो सेम इस 6 पॉइंट पे देखें तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और जो टोटल यूटिलिटी है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे है। थर्ड पॉइंट है आपके पास व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग, कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंच जाती है लाइक -2 -4 तो टोटल यूटिलिटी क्या है आपकी डिक्रीज होना शुरू कर देती है। और सेम लास्ट पॉइंट हमारे पास एडिशन द मार्जिनल यूटिलिटी वी गेट टोटल यूटिलिटी। तो ये बात आपको मैंने पहले भी क्लियर की थी कि हम जब ऐड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को तो हमारे पास क्या आती है टोटल यूटिलिटी।
नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जेप्शन ऑफ दिस लॉ बताई गई हैं कि आपके पास जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो तमाम हालात में दुरुस्त साबित नहीं होता, बल्कि कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो इसमें कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए हमें कुछ इसके लिए यानी बातों को फ़र्ज़ करना पड़ जाता है, वरना ये कानून जो है हमारे पास ये सही नहीं रहता। तो इसके लिए फ़र्स्ट हमारे पास क्या है कि सुइटेबल यूनिट, या जिसे हम ये कहते हैं रीज़नेबल क्वांटिटी ऑफ गुड, यानी शय की मुनासिब मिकदार। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ये है, इट इज़ एज्यूम दैट commodity is taken in suitable unit. If a very small quantity is considered as one unit, the law will not remain valid as the marginal utility will increase instead of decreasing. तो suitable unit या reasonable quantity of good, यानी हमें एक suitable unit select करना चाहिए कि ना ऐसा हो कि हम बहुत ज़्यादा कम quantity फर्स्ट यूनिट में प्रोवाइड करें, ना ऐसा हो कि हम बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ की। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि अगर एक बंदे को प्यास लगी हुई है, आप उससे क्या करें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर प्रोवाइड कर दें, या अगर एक बंदे को प्यास लगी हुई है आप उसे फर्स्ट टाइम पानी का जग ला के दे दें पूरा का पूरा पीने के लिए, तो उससे क्या है, अगर 1 ड्रॉप देंगे तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज़ नहीं होगी, फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप उसे पानी का जग देंगे तो एक पानी के जग पीने के बाद उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी अगले लेवल की डिक्रीज़ नहीं होगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी उसके बाद उसको ये नहीं रहेगा कि उसकी प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह क्या है कि एक सुइटेबल यूनिट होना चाहिए। हर सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अगले यूनिट के लिए डिक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए हम एक एग्जेप्शन करते हैं कि अज्यूम कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक यूनिट आपका सुइटेबल यूनिट होना चाहिए, ना ही ऐसा हो कि आपका यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ऐसा हो कि आपका यूनिट बहुत ज़्यादा छोटा हो, जिससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होने के बजाय क्या हो जाए, फर्दर इंक्रीज़ हो जाए। सेम यही चीज़ हमारी स्टेटमेंट में भी लिखी हुई है, इफ़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज 1 यूनिट द लॉ विल नॉट रिमेन वैलिड एज द मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। कि अगर आप उसको स्मॉल यूनिट ही प्रोवाइड कर देंगे तो उस ये लॉ हमारा क्या है, वैलिड नहीं रहेगा, कि इससे क्या है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो अगले यूनिट की होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी डिक्रीज़ होने के बजाय। तो उसके लिए एग्जाम्पल भी उसने यही दी गई है कि इफ़ इंस्टेड अ गिलास ऑफ वाटर अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज टेकन एज द यूनिट, ईच सक्सेसिव ड्रॉप ऑफ वाटर विल प्रोवाइड हायर मार्जिनल यूटिलिटी देन द प्रीवियस वन। कि अगर आप एक बंदे को गिलास ऑफ वाटर के बजाय एक ड्रॉप ऑफ वाटर यूनिट प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा डिक्रीज़ होने के बजाय। तो एक हमारे पास इसमें अजम्पशन की जाती है कि एक सुइटेबल यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट जो एग्जेप्शन है हमारे पास वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। इट इज़ एज्यूम दैट ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी टेक ऑफ सेम नेचर इफ़ देयर विल बी डिफरेंस अमंग द वेरियस यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी दिस लॉ विल नॉट रिमेन वैलिड। तो नेचर ऑफ कमोडिटी को हम कहते हैं शय की नौयत। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो भी आप कमोडिटी ले रहे हो उसमें जो है वो सेम वज़न की हो, सेम नेचर की हो, उसमें यानी कोई भी डिफरेंस ना हो। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम ये कहते हैं कि एक बंदे को प्यास लगी हुई है, उसे आप फर्स्ट गिलास जो है वो पानी का देते हैं और सेकंड गिलास जो है वो आप उसको जूस का देते हैं, तो उससे क्या है उसकी यूटिलिटी का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी फर्स्ट जो लेवल है वो तो आपने उसे पानी दे दिया, लेकिन जैसे सेकंड गिलास है वो आपने उसे लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक दे दी या आपने उसे कोई जूस अच्छी क्वालिटी का जूस दे दिया, तो उससे उसकी यूटिलिटी का लेवल क्या है, डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक एग्जेप्शन दी गई है कि नेचर ऑफ कमोडिटी यानी जो शय की नौयत है वो आपके पास क्या है, चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। हम जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास है कॉन्टीन्यूस यूज़ यानी शय का मुसलसल इस्तेमाल। इट इज़ एज्यूम दैट कमोडिटी इज़ यूज continuously if there is a break between the consumption of 2 unit of commodity marginal utility of second unit may not be lower than of the first unit। कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा ना हो कि लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आपने एक रोटी खाई है या ब्रेड ली है तो वो आपने फर्स्ट मॉर्निंग में ली है और सेकंड जो है वो आपने शाम को खाई है, तो उससे ये है कि आपकी जो रोटी की तलब होगी वो सेकंड जब इवनिंग के टाइम आपने खाई होगी तो वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी। तो वो ये बात करें कि कॉन्टीन्यूस यूज़ करें तो जिसकी वजह से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। यानी अगर आपने मॉर्निंग में 1 रोटी खाई है तो या ब्रेड ली है तो उससे आपकी जब नेक्स्ट यूनिट आप लेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी, ये ला यानी वैलिड हो रहा है। अगर तो आप फर्स्ट मॉर्निंग में ले रहे हैं और सेकेंड जो है वो आप यूनिट इवनिंग में लेंगे तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये ला हमारा वैलिड नहीं होगा। तो उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो भी चीज़ आप कमोडिटी ले रहे हो वो कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हो।
नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे पास है वो है स्टेट ऑफ माइंड या एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर, जिसे हम उर्दू में कहेंगे कि सारिफ की ज़हनी कैफियत। इट इज़ एज्यूम दैट वाइल कंजप्शन ऑफ कमोडिटी द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज, कि सारिफ की जो ज़हनी कैफियत है या स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम इसको देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सर्टेन मेडिसिन मे बी स्मॉलर टू द पेशेंट, कि जो कोई भी मेडिसिन जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके लिए थोड़ी होगी, यानी उसको इतनी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं प्रोवाइड कर ली। लेकिन जैसे उसे ये चीज़ मालूम होगी कि डॉक्टर ने जो है उसे वो ये मेडिसिन प्रोवाइड की है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज़ प्रोवाइड की गई है उसको, तो उसकी उस मेडिसिन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, फ़ौरन इंक्रीज़ हो जाएगी डिक्रीज़ होने के बजाय। पहले यानी उसे मालूम नहीं था कि ये मेडिसिन यानी उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि ये मेडिसिन उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए उस मेडिसिन की यूटिलिटी क्या लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी एटीट्यूड जैसे ही कंज्यूमर का चेंज हुआ है तो उसके ज़रिए उसकी यूटिलिटी का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है। सेम अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक एप्पल आप खा रहे हैं, आपके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ है। आपने सेकंड यूनिट कोई अगर आपको सेकंड यूनिट लेने से पहले बता देता है कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है या ये ख़राब एप्पल है, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी इंक्रीज़ होने के बजाय क्या हो जाएगी, फ़ौरन डिक्रीज़ हो जाएगी या फिनिश हो जाएगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसलिए ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कंज्यूमर का सेम रहना चाहिए। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ माइंड है कंज्यूमर का वो सेम रहना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्स्टेंट इनकम। इट इज़ एज्यूम दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट, the change in the consumer income being about the change in his view and his consumption planning, कि इसमें हमारे पास ये क्या है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी क्या करनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। लाइक ये सारिफ की जो आमदनी है अगर तो उसमें चेंज होगी तो उसका व्यू पॉइंट भी चेंज होगा। लाइक पहले जो है वो जिस कॉमोडिटी को यूज़ कर रहा था उससे अच्छी क्वालिटी के कॉमोडिटी यूज़ करना लग जाएगा। इसकी एग्जांपल अगर हम लें कि जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने के बजाय वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी वो उन कॉमोडिटीज़ को लाइक अच्छी जो कॉमोडिटीज़ हैं लाइक मीट हो गया, फिश हो गया, उनको कॉमोडिटी को कम खरीदने के बजाय उनको इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ दी गई हैं। जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया उसकी हमारे पास कुछ लिमिटेशन दी गई हैं जिसमें जो हमारे पास ये लॉ है वो ऑपरेट नहीं करता। फर्स्ट हमारे पास है नॉलेज एंड स्टडीज़, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इल्म व मुताला। तो इल्म और मुताला की जो ख्वाहिश है इंसान में वो कभी भी कम नहीं हो सकती। लाइक जैसे जैसे इंसान के पास इल्म आता जाता है तो उसे फर्दर और हासिल करने की इंसान में ख्वाहिश पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हम अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट कहें, विद द इंक्रीज इन द नॉलेज द डिज़ायर टू ऑब्टेन मोर नॉलेज इंक्रीज, सो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन डज नॉट डिक्लाइन, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो हमारे पास उसका डिक्रीज़ नहीं होता जाता। लाइक जैसे जैसे इंसान के पास इल्म आता जाता है उसे फर्दर हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मनी एंड प्रीशियस मेटल, कि मनी या हमारे पास जो प्रीशियस मेटल है लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, विद द इंक्रीज इन द वेल्थ द डिज़ायर टू हैव मोर ऑफ इट डज नॉट डिक्रीज, कि इंसान के पास जैसे जैसे दौलत आती जाती है उसकी ख्वाहिश फर्दर और बढ़ जाती है कि उसके पास और दौलत आए और प्रीशियस मेटल्स हों, या इनकी ख्वाहिश इंसान के पास बढ़ती जाती है। तो सेम यही चीज़ हमारे पास बताई गई है कि जैसे जैसे इंसान के पास दौलत आती जाती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फर्दर इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। तो ये हमारे पास उसकी कुछ लिमिटेशन है। देन नेक्स्ट हमारे पास है रियल कलेक्शन, जिसे हम एंटीक भी कहते हैं, कि आपके पास जो है जो कुछ भी इंसान के पास तारीखी यानी नोयात या जो एंटीक कलेक्शन होती हैं, जो लोग हिस्टोरिकल जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं उनके पास ये है कि भाई उनकी भी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है फर्दर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको आर्टिकल्स कलेक्ट करें और उनको फर्दर कलेक्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास है इंटॉक्सिकेंट और ड्रग्स वगैरह हो गई, तो इनकी भी जो लोग मशरूबात वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के लिए ड्रग्स वगैरह के एडिक्ट होते हैं, लाइक टबाकू हो गई, हमारे पास वाइन हो गई, तो वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के इतने एडिक्ट हो चुके होते हैं कि वो उन चीज़ों को बगैर ज़िंदा नहीं रह सके, तो उनकी भी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने के बजाय फर्दर इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ लव, यानी पावर ऑफ लव हमारे पास ये हो गई कि जिस इंसान के पास पावर है तो उसको भी इस चीज़ की ख्वाहिश होती है कि उसके पास फर्दर पावर आए, कि उसको लोग जाने। लाइक अगर हम अपने माशरे में देखें कि हमारे पास जो पुलिस हो गई या जो लॉ
लॉयर हो गए हमारे पास या डॉक्टर हो गए, तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, उनके पास एक किस्म की पावर होती है। तो उन लोग नॉर्मली दूसरे लोगों को भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पास ये पावर आए। तो लव ऑफ पावर, द डिज़ायर टू हैव मोर पावर्स एंड अथॉरिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द पावर एंड अथॉरिटीज़। यानी हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आए, अथॉरिटीज़ आएँ, कि लाइक जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है उस चीज़ की फर्दर इंक्रीज़ होती जाती है। लाइक एक अगर आप ये देखें कि कोई एक बंदा अथॉरिटी पे बैठा है और उससे बड़ी अथॉरिटी पे भी कोई एक और बंदा बैठा हुआ है, तो उसके पास उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास भी ये अथॉरिटी आए या पावर आए कि वो इस चीज़ में वर्क कर सके। लाइक इस तरह हम देख लें कि एक कॉलेज है तो उधर एक टीचर है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो एक प्रिंसिपल की सीट उसके पास भी होनी चाहिए। तो वो क्या है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फर्दर इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ होने के बाय। तो लव ऑफ पावर हो गई, देन फाइन आर्ट हो गया, एवरी आर्टिस्ट विश टू बी हायर लेवल इन हिज फील्ड ऑफ आर्ट, कि हर जो आर्टिस्ट होता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जो फील्ड है उसमें हायर लेवल पे आए। तो उसके इस मुताबिक क्या होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किल क्या करें, इम्प्रूव करें और इंक्रीजिंग लेवल पे जाएं। तो इसी तरह क्या है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो फर्दर अगर हम ये देखें कि जो ये लॉ है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम उन क्वेश्चन को देखें तो वो आपके पास ये बताए गए हैं। आपका फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, इसके एक्सेप्शन में, लिमिटेशंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।